आज हम विज्ञान में रसायन विज्ञान के पाठ 1 में रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या है? वे अपक्रियाएं जिनमें पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ नया नया यौगिक बनाता है उसे रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। वे पदार्थ या कोई पदार्थ जब नए गुणधर्मों के साथ नया यौगिक बनाता है उसे रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः कुछ इस टाइप से लिखी जाती हैं। इधर लिखा जाता है अभिकारक और इधर उत्पाद। ठीक। अब अभिकारक और उत्पाद और यहां पे होता है उत्प्रेरक। ठीक। अभिकारक किसे कहते हैं? वह यौगिक या वे यौगिक जो किसी रासायनिक क्रिया में उत्पाद को बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक। जो अपक्रिया को करवाता है या अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है, जो अपक्रिया होने के लिए प्रेरित करता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं, तथा जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक। अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है तथा उत्पाद को तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने में रासायनिक समीकरण संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक। अब रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं? तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। तो लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई यौगिक ठीक ठोस है तो उसके लिए लिखते हैं एस सॉलिड। अगर कोई द्रव है तो उसके लिए लिखते हैं लिक्विड। अगर कोई तो गैस है उसके लिए लिखते हैं गैस के लिए जी। अगर कोई यौगिक जल में विलेय है या घुला हुआ है तो उसे लिखेंगे जल में घुला है। अगर जल में घुला है तो उसके लिए लिखेंगे एक्वस। ठीक, एक्वस। अगर किसी को यौगिक को हम गर्म कर रहे हैं ठीक, तो उसके लिए लगाएंगे डेल्टा। ठीक। ये कुछ चिन्ह है जिनका हम प्रयोग रासायनिक क्रियाओं में करते हैं। अब बात आती है रासायनिक क्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक क्रिया को जैसे मान लिया गया, लिखा है नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई गई है और कराने पे बना क्या है? अमोनिया। ठीक, बनी क्या है? अमोनिया। अगर नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है तो हम देखते हैं कि क्या ये सही लिखा है? नाइट्रोजन सही है, हाइड्रोजन सही है। पर इधर अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम देखते हैं नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1। तो हमने क्या देखा कि इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1। तो इसमें करते क्या है कि जो सबसे कम मात्रक होता है उसको सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं। तो उसमें देखते हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय आरोही या अवरोही नियम का पालन करना होता है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या करेंगे? इधर हम 2 से गुणा कर देंगे। जब हम इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 6। तो इधर 6 है, इधर 2 है, मतलब क्या करेंगे? 3 से इसे गुणा कर देंगे। तो जो हमारा संतुलित समीकरण होगा, हमारा पहला समीकरण क्या था जो असंतुलित था? N2 + H2 gives out NH3 था। ठीक। अब हमने जब संतुलित किया तो ये हो गया N2 3H2 और 2NH3। तो इस तरह रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। ठीक। इसके बाद अगला आता है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के
प्रकार। ठीक, मतलब रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रासायनिक क्रियाएं मुख्यतः 8 प्रकार से। ठीक, कौन कौन सी देखते हैं। अब होती तो मुख्यतः 7 प्रकार से है। ठीक, 7 प्रकार से होती है। सबसे पहला होता है संयोजन। संयोजन, संयोजन अक्रिया, अभिक्रिया। ठीक, संयोजन का मतलब है जुड़ना। ठीक, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसको एक नाम ये भी दे सकते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, या योगात्मक अपक्रिया। ठीक, संयोजन या योगात्मक क्रिया। तो इसमें होता क्या है, संयोजन या योगात्मक, संयोजन मतलब जुड़ना। तो इसमें कहेंगे क्या, जब दो अभिकारक मिलकर एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं, जब दो अभिकारक मिलकर एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं, या दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया। मान लो जैसे हमने क्या किया कि हमको संयोजन क्रिया क्या हमने लिया, सबसे पहले ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक, इसे कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना। ठीक, कली चूना। ठीक, अब हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें मिलाया क्या हमने, जल। ठीक, क्या मिलाया, जल। जब अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये सॉलिड होगा। ठीक, ये जल है तो ये लिक्विड होगा। अब हम एरो लगाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी। क्या बनता है, चूने का पानी। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब साथ में कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब साथ में क्या बनेगा, अब ये जो क्या होगा, पानी में घुला हुआ होगा। ठीक, अब साथ में बनेगी क्या, ऊष्मा। क्या निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ साथ में निकलेगी क्या, ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा निकलेगी। तो ये हमारा हो गया संयोजन क्रिया का एग्जांपल। कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल को मिलाए और बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हमने देखा था, नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता क्या है, अमोनिया। ठीक, अब ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक, जब नाइट्रोजन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनती है अमोनिया। अब देखते हैं पहले से, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो इसका हम 2 से इधर गुणा कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 6, इसको 3 से गुणा करो। तो ये हो गया संयोजन क्रिया का एग्जांपल। अब हम बात कर लेते हैं संयोजन क्रिया दूसरी क्रिया आती है। पहली हो गई संयोजन, अब दूसरी आती है इसके बाद, इसको इरेज करते हैं। दूसरी क्रिया आती है वियोजन। वियोजन, वियोजन अपक्रिया। ठीक, वियोजन अपक्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना। बिछड़ना मतलब टूटना। तो जब कोई एकल उत्पाद, जब कोई एकल अपकारक कई उत्पाद बनाता है, जब कोई एकल अपकारक कई उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जब कोई एकल अपकारक और कई उत्पाद बनाए तो उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना। जैसे हमने ले लिया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉलिड है, और इसे कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर। ठीक, अब इसको क्या किया हमने, थोड़ा हमने गर्म किया। गर्म करने पे हुआ क्या, बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये तो सॉलिड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। ठीक, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं, कली चूना, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद
ये हो गई वियोजन क्रिया। इसके बाद बात आती है तीसरी क्रिया जो है, तीसरी क्रिया है विस्थापन क्रिया। विस्थापन अपक्रिया, ठीक। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है जब कोई अभिकारक से किसी तत्व को विस्थापित कर दे, जब कोई अभिकारक किसी तत्व को विस्थापित कर दे तो उसे कहते हैं विस्थापन क्रिया। मतलब जैसे मान लो ये लोहा है, लोहे में इस लोहे को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला गया, कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला गया। कॉपर सल्फेट का विलेन है जो जल में घुला हुआ है। कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहे की कील को डाला गया। जब इसको हमने इसमें डाला गया, ये लोहे की कील सॉलिड होगी। अब इसमें हमने डाला तो क्या होता है, ये लोहा जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनाता क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये जल में घुला हुआ और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहां पे हमने क्या देखा, इसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉपर सल्फेट का विलेन नीला होता है। इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहे की कील डाल दो तो उसमें डालने पर क्या होगा, इसका जो नीला विलेन होगा धीरे धीरे भूरा हो जाएगा, तो बनाएगा क्या, फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग विस्थापित हो जाएगा। इस अपक्रिया को नाम देते हैं विस्थापन अपक्रिया। बात समझ में आई। इसके बाद अगला आता है द्विविस्थापन क्रिया। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। क्या गया, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब द्विविस्थापन अपक्रिया में होता क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जब दो अभिकारक आपस में इंटरचेंज आयनों का स्थानांतरण कर ले। जब दो अभिकारक आपस में आयनों का स्थानांतरण कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl ले लिया और NaOH ले लिया, ठीक। HCl ले लिया और NaOH ले लिया, दोनों जल में घुले हुए हैं। मान लो दोनों क्या है, जल में घुले हुए हैं, ये भी जल में घुला हुआ है। अब इन दोनों को ले लिया हमने, अब इन दोनों आपस में मिलाते हैं तो बनता क्या है, NaCl और जल क्या होगा, लिक्विड होगा। NaCl कैसा होगा, एक्वस मीडियम में होगा, ठीक। तो HCl, अब इसमें हुआ क्या, इधर से देखो OH ट्रांसफर हो गया और इधर से Cl, ये इससे बाइंड हो गया और ये इससे, तो क्या हुआ, इसमें आयनों का स्थानांतरण हो गया। जब आयनों का स्थानांतरण होता है तो इस अपक्रिया को नाम देते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद अगला आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो इसमें होता क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जब किसी अपक्रिया को कराने पर उसमें ऊष्मा मुक्त हो, जब किसी अपक्रिया को कराएं हम और उसमें ऊष्मा मुक्त हो तो उसे नाम देते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6, ठीक। हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज क्या है, जल में घुला हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या किया हमने, ऑक्सीजन गैस, ठीक। ऑक्सीजन गैस से क्रिया करा दी, तो जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में जल बनाएगा, ठीक। और साथ में क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा, ठीक। तो इसमें क्या देखा हमने, देखो बैलेंस हमारी बराबर है, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन हो गए
और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ 12, तो 6 और ये 12 6 18 ऑक्सीजन होगा, कार्बन भी 6 हमारे लिए सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये हमारा लिक्विड होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में देखो ऊष्मा मुक्त हो रही है। अगर ऊष्मा मुक्त हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपीय क्रिया, राइट। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा जल है। तो इसे नाम देते हैं ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। ये अब क्रिया हो गई। अब क्रिया नंबर 5। इसके बाद आता है अगली क्रिया है ऊष्मा शोषीय क्रिया। छठी क्रिया है ऊष्मा शोषीय क्रिया, शोषी अपक्रिया। ठीक, अब ऊष्मा शोषीय क्रिया क्या होती है, तो ऊष्मा शोषीय क्रिया का मतलब यह है, अगर हम किसी अपक्रिया को कराएं और अपक्रिया कराने में ऊष्मा की आवश्यकता हो, अगर हम किसी अपक्रिया को कराएं और अपक्रिया कराने में हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अगर हम कोई अपक्रिया कराएं और हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे हमने लिया क्या, कॉपर। ठीक, अब कॉपर में हमने मिलाया क्या है, ऑक्सीजन। कॉपर में हमने ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की। जब हम इसको ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने के लिए इसको क्या, गर्म भी करना पड़ेगा। अब हम जब इसको गर्म करेंगे तो जब गर्म करेंगे तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक, अब यहां पे देखते हैं क्या बैलेंस सही है, नहीं सही है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये ऑक्सीजन भाई गैस है। ठीक, ये तो सॉलिड होगा, ये सॉलिड है। ठीक, अब इसमें देखते क्या है, यहाँ पे कॉपर कितने हैं, यहाँ कितने हैं, कॉपर 1 है, 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। जब इधर 2 है तो इधर भी कॉपर को 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो इस अपक्रिया को नाम देंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। मतलब शोषी क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ताप दिया है, यहाँ पे डेल्टा बनाया, डेल्टा का मतलब होता है ताप। अभी शुरुआत में बताया था, तो कॉपर को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे हमको ताप की आवश्यकता होती है। इस अपक्रिया को नाम देते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक, इसके बाद बात आती है लास्ट अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को नाम देते हैं उपचयन भी कहते हैं, उपचयन। ठीक, ऑक्सीकरण। अब देखते हैं इसमें है, इसमें 2 पार्ट है, तो पहला है ऑक्सीकरण और फिर लास्ट दूसरा है अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अगर किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे नाम देते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, जैसे हमने क्या लिया, जिंक। ठीक, जिंक लिया और जिंक में मिलाया हमने क्या, ऑक्सीजन। ठीक, और साथ में इसको दी हमने थोड़ी ऊष्मा, तो इसने बनाया क्या, जिंक ऑक्साइड। अब यहां पे देखो, यहां जिंक था, यहां पे जिंक ऑक्साइड है, यहां पे केवल जिंक था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था और इसके पास ऑक्सीजन है, तो इस अपक्रिया को नाम देंगे, अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक, बैलेंस देख लेते हैं, यहां पे 2 है, इसको 2 से कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गैस है, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड है। ठीक, तो इसको नाम देते हैं ऑक्सीकरण। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपचयन का। अपचयन, अपचयन अपक्रिया। ठीक, अपचयन अपक्रिया का मतलब क्या होता है, अगर किसी अभिकारक से उत्पाद में, अगर किसी अभिकारक से उत्पाद में ऑक्सीजन की कमी हो,
अगर किसी अभिकारक से उत्पाद में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसको कहते हैं अपचयन क्रिया। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक, कॉपर ऑक्साइड है, अब इसमें क्या मिलाते हैं हम, हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड था, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में इसको साथ क्या करते हैं, गर्म भी करते हैं। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और प्राप्त होगा हमको जल। ठीक, जल जो होगा लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक, अब देखो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है जल। अब इसमें हम देखते क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, कॉपर भी है ऑक्सीजन भी है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गायब हो गया। अगर गायब हो गया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। तो इससे ये हमारी 7 क्रियाएं मुख्य थी। इसके बाद कभी कोई पूछ लिया जाता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके लिए देखते हैं हम। रेडॉक्स जो क्रियाएं होती हैं उसमें मुख्यतः होता क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होने लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में होता क्या बेसिकली है, जो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है दोनों क्रियाएं साथ साथ होने लगती हैं। जैसे हमने लिया क्या, कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक, अब इसमें क्या लिया, हाइड्रोजन गैस, और साथ में हमने क्या किया था, थोड़ा गर्म किया था और इसमें कॉपर और ये इधर बन गया था जल। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां कॉपर से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक जब हम पहुंचते हैं, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक पहुंचते हैं तो एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है, और ऑक्सीजन गायब हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसका हो गया अपचयन। अब यहां हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन से जब जल प्राप्त करते हैं तो देखो यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन है और यहां पे एक ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। जो हाइड्रोजन से जल बनता है तो वहां पे एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो इसको नाम देते हैं, आप ऑक्सीजन वृद्धि हुई है तो इसको क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं तो उस अभिक्रिया को नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, उस अभिक्रिया को नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो यह है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। इसके बाद कुछ ऑक्सीकरण के एग्जांपल हैं, जैसे अब ऑक्सीकरण के एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे ऑक्सीकरण का एग्जांपल, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने सुना होगा संक्षारण, संक्षारण। ये संक्षारण होता क्या है, तो संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, आर्द्रता या अम्ल आदि से क्रिया कर ले और क्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना, और ऑक्साइड की परत जैसे लोहा है, ठीक, लोहा अगर ऑक्सीजन से क्रिया करके परिवर्तित हो तो जंग बना लेता है, ठीक, जंग। तो बात यह होता है, बात यहां पे यह है कि अगर कोई तत्व या कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना रही है तो उस क्रिया को नाम देते हैं संक्षारण। संक्षारण में उस धातु धीरे धीरे अम्ल और आर्द्रता से क्रिया करके नष्ट होने लगती है, तो इस क्रिया को नाम देते हैं संक्षारण। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल आता है विकृत गंधिता। नहीं, पहले देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण में होता क्या, संक्षारण को रोकने के लिए करते क्या है, बेसिकली संक्षारण को रोकने के लिए करते क्या है कि धातु पे लेप लगाते हैं, पेंट कर देते हैं या जिंक से कोटिंग कर देते हैं। ठीक, ये सब क्रियाएं करके संक्षारण को रोका जा सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब है सीधे सीधे कि जो खाद्य सामग्री होती है, वसायुक्त जो तेली खाद्य सामग्री है, जो वसायुक्त तेली खाद्य सामग्री है उनको ज्यादा समय के लिए रख दिया जाए। जब हम वसा और खाद्य सामग्री को ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है
और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो ऑक्साइड बना लेती हैं। इससे उनकी गंध बदल जाती है, जो महक होती है खराब महक आने लगती है, खराब होने लगते हैं, तो उसको कहते हैं विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम करते क्या है कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से तुमने देखा होगा चिप्स के पैकेट है या मैगी के पैकेट है, इन सब में अंदर से कुछ, या नमकीन के पैकेट है, उसके अंदर से कुछ गैस पहले से भरी होती है, उस गैस में को कहते हैं नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक, अब नाइट्रोजन गैस भरते क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है और हमें नुकसान भी नहीं करती है। अब नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होने के कारण और हमें नुकसान न करने के कारण इसको हम, नाइट्रोजन अक्रिय होने के, इसको हम चिप्स के पैकेटों में भर देते हैं। और जब चिप्स के पैकेटों में भर देते हैं तो उसमें चिप्स है या नमकीन है वो खराब नहीं होती, उसकी विकृत गंधिता नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को हम भरते हैं। तो ये रासायनिक क्रियाओं का टॉपिक यही तक था, ये इतना तैयार कर लेना, ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है।